हे दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपके क्लास 10 का एक न्यू चैप्टर जिसका नाम है मनी एंड क्रेडिट। एज ऑलवेज ये एक इजी एक्सप्लेन वन शॉट वीडियो होने वाला है जिसके नोट्स, स्लाइड्स एंड PYQs के लिंक तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, सो यू कैन चेक इट आउट। लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट टॉपिक, मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी एक्ट्स एज एन इंटरमीडिएट और अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज विच स्टोर डिफरेंट वैल्यूज। मनी हम सबको पता है पैसा, और ये एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एक्ट करता है। मतलब मान लो मैं एक शॉप में गया, मुझे कुछ खरीदना था। दुकानदार अपना माल मुझे फ्री में तो नहीं देगा, उसके बदले में वो मेरे से पैसा लेगा। तो इसका मतलब जो पैसा है वो एज अ मीडियम एक्ट करता है किसी भी चीज को एक्सचेंज करते टाइम। इट ऑल्सो एक्ट एज अ स्टोर ऑफ डिफरेंट वैल्यूज। देखो भाई, जितने भी नोट्स और कॉइन्स आप देखते हो वो सब बने तो एक जैसे ही होते हैं, उन सब का मटेरियल्स एक जैसा ही होता है। मतलब सारे नोट्स पेपर के और सारे कॉइन्स मेटल्स के होते हैं, पर कुछ नोट्स की वैल्यू 10 होती है, कुछ की 20 होती है, कुछ की 50 होती है और बहुत सारे, बट मटेरियल सेम रहता है। वैसे कॉइन्स के केस में होता है कोई 1 रुपए का, कोई 2 रुपए का, कोई 5 रुपए का, बट वही मटेरियल सेम रहता है। तो मटेरियल सेम होने के बावजूद भी वैल्यूज डिफरेंट होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज गुड्स आर ब्रॉट एंड सोल्ड विद मनी। हम पैसे के दम पे किसी भी चीज को ला सकते हैं, प्लस किसी भी चीज को पैसे के दम पे बेच सकते हैं। और एक बंदा जिसके पास पैसा है वो किसी भी चीज को पैसे के साथ एक्सचेंज कर सकता है। मतलब अगर उसे कोई सर्विस चाहिए तो वो सिंपली पैसा देगा और सर्विस ले लेगा। अगर उसे कोई गुड्स चाहिए तो वो पैसा देगा और गुड्स को ले लेगा। आज की डेट में हर किसी को जो भी पेमेंट रिसीव कर रहा है वो ये चाहता है कि उसे पेमेंट मनी के फॉर्म में रिसीव हो, जिससे कि वो कुछ भी टाइप के एक्सपेंसेस जो भी वो चाहे वो बना सकता है। अगर आपसे कोई कहे भाई तू पैसे के बदले में मेरे से ये मेरी गाड़ी ले ले, तो आप एक बार उसको रिजेक्ट कर दोगे कि नहीं यार मेरे को तो पैसा ही चाहिए। पर अगर वही बंदा आपको पैसा दे रहा होगा तो आप कभी उसको डिनाई नहीं करोगे। और ये बार्टर सिस्टम की सिचुएशन को एलिमिनेट करती है। यहाँ पे ये बार्टर सिस्टम एक सिस्टम था जो पुराने जमाने में चला करता था, क्योंकि उस वक्त मनी मार्केट में नहीं आई थी। इस सिस्टम में गुड्स को गुड्स के साथ एक्सचेंज किया जाता था। मतलब मान लो कुछ सामान चाहिए तो आप पहले अपना कुछ सामान सामने वाले को दोगे, तभी वो आपको सामान देगा। और इस सिस्टम में डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की नीड रहती थी। जो एक बंदा माल बेचना चाहता है वही सेम माल सामने वाले को चाहिए रहता था, और जो आपको चाहिए वही सामने वाला बेचना चाहता है। तो ऐसे दो तरफा इत्तेफाक की जरूरत रहती थी। एक केस देखते हैं। मान लो मैं एक शू मैन्युफैक्चरर हूँ, मुझे शूज को सेल करना है, उसके बदले में मुझे वीट चाहिए। तो मैं पूरे मार्केट में ऐसे बंदे को खोजूंगा जिसको जूतों की जरूरत है और जहां से मुझे वीट मिल सकता है। तो एक काफी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम था। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी। अब हम सब जानते हैं जैसे जैसे मनी इमर्ज होता गया उसके कई सारे वेज डेवलप हो गए ट्रांजैक्शंस बनाने के। आज की डेट पे हम UPI का यूज करते हैं, चेक्स का यूज करते हैं, ई-बैंकिंग्स का यूज करते हैं, कैश का यूज करते हैं किसी को भी पैसा देने के लिए। इसमें फर्स्ट आता है करेंसी। ये जो है ये कोई प्रीशियस मेटल वगैरह से नहीं बनी होती। इट इज एक्सेप्टेड एवरीवेयर एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एज इट इज ऑथराइज्ड बाय गवर्नमेंट। मीन्स कि हम इसको कहीं पे भी कुछ भी चीज को एक्सचेंज करने के लिए कर सकते हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑथराइज्ड है, गवर्नमेंट ने इसको निकाला है। हमारे इंडिया पे सिर्फ RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही नोट्स इशू कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ में। और हमारा लॉ ये कहता है कि कोई भी बंदा मनी को रिफ्यूज नहीं कर सकता ट्रांजैक्शन के टाइम में, क्योंकि ये लीगली एक्सेप्टेड है। नेक्स्ट इज चेक्स। फॉर पेमेंट थ्रू चेक द पेई हु हैज एन अकाउंट विद द बैंक्स मेक आउट द चेक फॉर अ स्पेसिफिक अमाउंट। मतलब जैसे मेरे को किसी को चेक के थ्रू पेमेंट करना है तो मैं क्या करूंगा, सामने वाले के नाम पे एक चेक काट दूंगा और उसमें अमाउंट डाल के साइन कर दूंगा। अब मैंने चेक उस बंदे को दिया, वो चेक लेके बंदा जाएगा बैंक में वो जैसे चेक को डिपॉजिट करता है तो मेरे बैंक से पैसा कट के उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। ये डायरेक्टली पेमेंट्स को बिना कैश के सेटल करने में हेल्प करता है। और ये सिंपली एक पीस ऑफ पेपर होता है जो कि बैंक को ये इंस्ट्रक्ट करता है कि बैंक को इतना पैसा मेरे बिहाफ में मेरे सामने वाले को जिसका नाम चेक पे लिखा है उसे ट्रांसफर करना है। नेक्स्ट इज डिपॉजिट्स विद बैंक्स। डिपॉजिट सिंपली मीन्स पैसा को जमा करना। ये एक अदर फॉर्म ऑफ मनी होती है जिसमें लोग अपने पैसे को
डिपॉजिट्स के फॉर्म में होल्ड करके रखते हैं। वो पैसा उन्हीं के पास रहता है बट जस्ट डिपॉजिट्स के फॉर्म में रहता है। और ये डिपॉजिट लोग इसलिए भी करते हैं क्योंकि वो लोग बहुत सारा कैश एक बार में लेके तो कहीं पे भी जा नहीं सकते ना। जितनी उनकी नीड रहती है वो लोग उतना लेके चल रहे होते हैं। आज की डेट पे लोगों के पास बहुत सारी टाइप की अर्निंग होती है। कहीं से किसी को कोई सैलरी आ रहा है, कहीं से किसी को कोई कमीशन मिल रहा है, कुछ इंटरेस्ट मिल रहा है। तो ये सब एक्स्ट्रा मनी है, इसको हम बैंक्स में डिपॉजिट करते हैं जिसके ऊपर बैंक्स हमें कुछ परसेंट इंटरेस्ट देती है। और इस वे में हमारा मनी सेफ तो रहता ही है, साथ ही साथ इंक्रीज हो रहा होता है। हमें उसमें कुछ एक्स्ट्रा इंटरेस्ट के फॉर्म में अर्निंग भी होती है। एक छोटा सा टॉपिक यहाँ पे आता है डिमांड डिपॉजिट्स। ऐसे कोई भी डिपॉजिट जिसको हम अपनी डिमांड में जब चाहे तब निकाल सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं, उसको कहते हैं डिमांड डिपॉजिट। नेक्स्ट टॉपिक इज लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक्स। कैसे लोन बैंक हमें प्रोवाइड करती है, चलो देखते हैं। मेन फंक्शन क्या होता है बैंक्स का, जो भी हम उसमें डिपॉजिट बनाते हैं उसको वो एक्सेप्ट करे और उसी डिपॉजिट्स को जरूरतमंद लोगों को लोन्स के फॉर्म में आगे फॉरवर्ड करे। और बैंक्स क्या करती है, जो भी हम डिपॉजिट्स कर रहे हैं उसका 10 to 15% कैश रिजर्व मेंटेन करती है, ताकि अगर कभी उन्हें किसी चीज की नीड पड़ी तो वो उस रिजर्व से कवर अप हो जाए। और ये रिजर्व इसलिए भी होते हैं क्योंकि हर दिन कोई ना कोई बंदा कुछ ना कुछ अमाउंट विड्रॉ करके जाता है अपने नीड के अकॉर्डिंग। तो उस केस में भी ये कैश रिजर्व्स काम आ जाते हैं। और बैंक्स इस कैश रिजर्व्स का ही मेजर पोर्शन लोन्स के फॉर्म में प्रोवाइड करती है। बैंक जो लोन प्रोवाइड करती है उस पे काफी हायर रेट्स में इंटरेस्ट चार्ज करती है, और जो हम डिपॉजिट बनाते हैं उस पे हमको कम इंटरेस्ट रेट देती है। जितना पैसा एक बैंक को लोन के रूप में मिलता है वो, और उसमें से जितना पैसा वो इंटरेस्ट का हमें पे करती है, उसके बीच का जो डिफरेंस बैलेंस होता है वो बैंक की मेन अर्निंग होती है, और वही एज अ मेन सोर्स ऑफ इनकम उनके लिए एक्ट करता है। नेक्स्ट टॉपिक इज क्रेडिट एन एसेट और अ डेब्ट ट्रैप। अब क्रेडिट हम सब जानते हैं, उधार। क्रेडिट इज एन एग्रीमेंट इन विच द लेंडर सप्लाइज द बोरोवर विथ मनी, गुड्स और सर्विसेज इन रिटर्न विद द प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर पेमेंट्स। क्रेडिट एक एग्रीमेंट है जिसमें एक लेंडर लोन लेने वाले को पैसा देता है या गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करता है, और जो लोन ले रहा है वो ये प्रॉमिस करता है कि मैं आपको थोड़े दिन बाद ये पैसा लौटा दूंगा। लेट्स से कि अगर मैं कोई शॉप में गया, वो शॉप वाला मेरी जान पहचान का है, मैंने उसके साथ एक वर्बल एग्रीमेंट किया, भैया मैं आपसे सारा सामान महीने भर का लेके जाऊंगा और मंथ एंड पे आपको सारा पैसा दे दूंगा। तो इस केस में क्या होता है कि मैं उधार ले रहा हूं इस प्रॉमिस के साथ कि मैं पैसा मंथली एंड में पे करूंगा। इस क्रेडिट के भी दो केस होते हैं, एक प्रॉफिट, एक बैड लॉस। मान लो मैंने अभी भैया से महीने भर का सामान लिया, मुझे उन्हें मंथ एंड पे 3,000 रुपए पे करना है। मेरा बिजनेस जो साइड वाला था वो अच्छा चला, अच्छा खासा मुझे प्रॉफिट अर्न हुआ, ठीक है, तो मैं उनको इजीली जाके पैसा पे कर दूंगा। तो यहाँ पे क्रेडिट से मेरे को फायदा हुआ। बट अगर मैंने उधार में सामान लिया, गुड्स को कंज्यूम कर लिया, पर अब मेरे पास प्रॉफिट नहीं है, मैं ऑलरेडी लॉस में चल रहा हूँ, मैं उनका पैसा नहीं चुका सकता, तो मैं भैया के पास गया, भैया को बोला भैया यार इस बार तो पैसे की तंगी है, 2 महीने बाद आपको पैसा चुकाऊंगा। तो भैया ने बोला चलो ठीक है। अब इस तरीके से मेरा क्रेडिट एक्सटेंड होके मान लो 6,500 का हो गया और मैं अभी भी लॉस में हूं। तो वो सिचुएशन है डेब्ट ट्रैप की। अब यहाँ पे भैया का लोन चुकाने के लिए मुझे किसी और से लोन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैं कर्ज में डूबता चला जाऊंगा, ये एक डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट टॉपिक इज टर्म्स ऑफ क्रेडिट। जैसे मैंने कहीं से कुछ उधार लिया तो ऑब्वियस सी बात है वो बंदा मेरे से कुछ एक्स्ट्रा चार्ज करेगा इंटरेस्ट के फॉर्म में, जो कि मेरे को देना पड़ेगा प्रिंसिपल अमाउंट के साथ। नेक्स्ट आता है कोलेटरल। ये एक एसेट है जो कि बोरोवर यानी लोन लेने वाला एज अ गारंटी यूज करता है कि वो फ्यूचर पेमेंट्स बनाएगा, और अगर वो फ्यूचर पेमेंट नहीं बना सका तो वो एसेट्स लेंडर का हो जाता है जिसने लोन दिया था, क्योंकि उसको तो पैसा मिलना ही चाहिए, चाहे वो किसी भी फॉर्म में मिले, पैसे के फॉर्म में या एसेट्स के फॉर्म में। वो एसेट्स का क्या करेगा, वो एसेट्स को कहीं पे बेच देगा जिससे उसका पैसा जो उसको मिलना चाहिए वो मिल जाएगा। कोलेटरल का सिंपल मीनिंग होता है गिरवी रखना, मतलब जो हमें लोन दे रहा है उसके पास हमने अपना एसेट्स गिरवी रखा, जिस दिन हम पैसा देंगे पे करेंगे उस दिन हमारा एसेट्स वापस आ जाएगा, अगर पे नहीं कर पाए तो वो एसेट्स उसी का हो जाएगा। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट रेट।
होता क्या है कि जो फॉर्मल सेक्टर के बैंक्स या कोऑपरेटिव्स हैं वो लोग लोन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। वैसे इनफॉर्मल सेक्टर है जहां पे जमींदार वगैरह लोन्स प्रोवाइड करते हैं। तो फॉर्मल सेक्टर में जो लोन्स प्रोवाइड किया जाता है उसमें इनफॉर्मल सेक्टर के कंपैरिजन में कंपैरेटिवली लो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, नॉर्मली 8 से 12%। क्योंकि इनफॉर्मल सेक्टर के जो लोन प्रोवाइडर्स होते हैं वो लोग पूरी तरीके से हमें एक्सप्लॉइट करने को देखते हैं, वो लोग सिर्फ अपना प्रॉफिट देखते हैं, इस टाइप का। नेक्स्ट इज डॉक्यूमेंटेशन। ये वो कुछ कागजात होते हैं जिसे हमें दिखाना पड़ता है बैंक को लोन लेने के पहले। इसमें कुछ हमारे एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड्स, हमारी सैलरी अर्निंग, ये सब होता है। एंड इसी बेसिस पे बैंक्स हमारी क्रेडिट वर्दीनेस देख के हमें लोन प्रोवाइड करती है। और इसमें बाकी कोलेटरल पेपर भी आते हैं सिक्योरिटी के साथ जो हम गिरवी रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज मोड ऑफ रीपेमेंट, किस फॉर्म में हम पैसा वापस लौटा रहे हैं। अच्छा, अब अगर हमने लोन ले रखा है तो हम हर महीना थोड़ा थोड़ा पैसा प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अमाउंट के साथ लौटाते रहते हैं, वेदर बाय कैश और बाय चेक्स। और ये सब जो भी पेमेंट बनना होता है ये सब लोन एग्रीमेंट के टाइम में डिसाइड हुआ रहता है। नेक्स्ट इज लोन बाय कोऑपरेटिव सेक्टर। ये अदर देन बैंक्स कुछ ऑर्गेनाइजेशन रहते हैं जो कि लोन्स प्रोवाइड करती है। ये क्या होता है, कुछ स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशंस रहते हैं जिसको पीपल ही फॉर्म करती है एक ग्रुप में आके। अब ये जो मेंबर्स का ग्रुप रहता है ये अपने कुछ बचे हुए रिसोर्सेस को ऑर्गेनाइजेशन में लगाता है और ज़रूरतमंदों को लोन प्रोवाइड कराते हैं। ये सोसाइटीज़ भी बैंक से लोन लेती है। ऐसे बहुत से टाइप के कोऑपरेटिव्स है, जैसे वीवर्स कोऑपरेटिव, इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव्स। मतलब कुछ लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर के लोगों को लोन्स प्रोवाइड करने के लिए हैं, कुछ लोग वीवर्स को लोन प्रोवाइड करने के लिए, तो इस टाइप का। और इससे वो लोग जो इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं वो बैंक्स के कंपैरेटिवली काफ़ी लो रहता है। नेक्स्ट कम्स हियर इज क्रेडिट सोर्सेस ऑफ इंडिया। कहाँ से हमें उधार मिल सकता है। इसमें दो आता है, फॉर्मल सेक्टर, इनफॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल सेक्टर ये कुछ गवर्नमेंट बॉडीज टाइप की होती है जिनके फंक्शनिंग को आरबीआई सुपरवाइज करता है। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि बैंक्स में जो हम डिपॉजिट करते हैं उसी का कुछ कैश बैलेंस रिजर्व के फॉर्म में रखा जाता है। और आरबीआई का मेन फंक्शन ये भी रहता है कि वो ये देखे कि जो बैंक लोन दे रही है वो सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस या लार्ज स्केल वालों को ना मिले, बल्कि जो स्मॉल कल्टीवेटर्स है उनको भी लोन दिया जाए। बस लोग बैंक्स को इसलिए कंसिडर नहीं करते क्योंकि वो लोग कम पढ़े लिखे होते हैं, वो लोग के पास उतने कोलेटरल्स, उतने डॉक्यूमेंट्स नहीं होते। और ये ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट बनाने के साथ साथ सोशल वेलफेयर का भी काम करता है। इसमें टर्म्स ऑफ क्रेडिट फेयर और रीजनेबल रहता है, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगता है। इसका एग्जांपल है बैंक्स और कोऑपरेटिव। नेक्स्ट इज इनफॉर्मल सेक्टर। इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस को कोई भी सुपरवाइज नहीं करता। ये लोग जिसको लोन देते हैं उससे काफ़ी हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं एंड अपना पैसा वापस लेने के लिए अपने बोरोवर्स को एक्सप्लॉइट भी करते हैं, मतलब उनके ज़मीन हड़प लेंगे और ऐसा सब। इसमें टर्म्स ऑफ क्रेडिट फ्लेक्सिबल रहता है, मतलब कोई डॉक्यूमेंट, कोई कोलेटरल वगैरह की नीड नहीं रहती एज सच। और कोई भी मतलब एक ट्रेडर, रिलेशन में रहने वाला कोई फ्रेंड, कोई रिलेटिव, कोई भी इस सेक्टर में लोन्स आपको प्रोवाइड कर सकता है किसी भी इंटरेस्ट रेट पे। इस सेक्टर का मेन मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना। वो लोग जितना पैसा हेट सकते हैं एक बंदे से वो लोग उतना हेटते हैं। फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर किसको कितना मिलता है, बेसिक डिफरेंस देखते हैं। रूरल एरियाज में 85% लोन पुअर हाउस होल्ड्स के लोग लेते हैं और जो बाकी 10% पीपल रहते हैं वो लोग रिच रहते हैं और ये लोग लोन्स लेते हैं। और ये सभी लोग वहाँ पे रूरल एरियाज में लोन्स इनफॉर्मल सेक्टर से लेते हैं। रिच लोग तो अपने लोन्स को इजीली चुका देते हैं बट पुअर पीपल को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। हमारी गवर्नमेंट ने धीरे धीरे करके बैंक्स को विलेज एरियाज में सेटअप करना स्टार्ट किया है, जिससे जो डिपेंडेंस है लोगों का इनफॉर्मल सेक्टर में क्रेडिट के लिए वो कम हो जाएगा और उनको चीप और अफोर्डेबल रेट्स पे क्रेडिट मिल रहा होगा, मतलब सस्ता रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्रेडिट मिल रहा होगा। और जब उनको सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट पे क्रेडिट मिलेगा तो वो अच्छे से अच्छे वे में हमारी कंट्री के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट भी कर पाएंगे। नेक्स्ट इज सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। ये एक न्यू वे है लोगों को लोन प्रोवाइड करने के लिए। होता क्या है, रूरल एरियाज में कुछ अच्छे कंडीशन के जो वुमेन्स रहती है वो अपनी कुछ सेविंग्स लगा के ऐसे ग्रुप्स फॉर्म करती है। एक टाइपिकल एसएचजी ग्रुप में 15 से 20 मेंबर होते हैं
और ये सब एक ही विलेज से बिलोंग कर रहे होते हैं, मीन्स एक गांव के लोग रहते हैं। ये लोग रेगुलरली मीट करते हैं, रेगुलर डिस्कशन करते हैं, रेगुलर प्लानिंग करते हैं और रेगुलर सेविंग करते हैं। इनका वर्किंग काफी सिंपल रहता है। ये लोग सब 25 से 100 रुपए जितना एक मेंबर कॉन्ट्री कर सकता है उतना कॉन्ट्री करके सेव करते हैं। देन वो लोग सब अपने रिसोर्सेस लगाते हैं जिससे एक पर्टिकुलर कोलेटरल बन जाता है गिरवी वगैरह रखने के लिए। और ये लोग खुद के ग्रुप से भी कुछ उधार लेते हैं नीड्स को मीट करने के लिए। और ये ग्रुप मनी लेंडर के कंपैरेटिवली कम इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है। 1-2 साल बाद जब ये ग्रुप्स के पास अच्छा सरप्लस अमाउंट सेव हो जाता है तो ये बैंक से लोन ले लेती है और इसको आगे एक्सटेंड करती है। और बैंक जो लोन देता है वो ग्रुप के नाम में होता है। लोगों को स्मॉल लोन्स प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो गुड्स, फर्टिलाइजर्स ये सब खरीद सके। और ये जो ग्रुप्स रहती है यही बैंक का लोन वापस चुकाती है। इसके एडवांटेजेस क्या है? ये लोग कोलेटरल की प्रॉब्लम को जनरली अराइज नहीं होने देते। वुमेन्स को ये लोग टाइमली लोन्स प्रोवाइड करते हैं और हेल्प करते हैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने में। ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं पुअर पीपल के, यानी कि उम्मीद की दीवार। ये लोग क्योंकि रेगुलरली मीट करते हैं तो ये लोग सोशल इश्यूज को भी डिस्कस करते हैं जैसे हेल्थ एंड एजुकेशन एंड ऑल। इनके सहायता से लोगों को टाइमली लोन्स मिलते हैं एट चीपर रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब यहाँ एक छोटा सा नोट है कि दोनों भी रूरल एरियाज और कोऑपरेटिव सोसाइटीज सेम वर्क करती है, मनी सेव करके बैंक्स से लोन लेके आगे फॉरवर्ड करना। डिफरेंस बस इतना है कि सिर्फ इनके एरियाज अलग हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स रूरल एरियाज के लिए है और कोऑपरेटिव सोसाइटीज अर्बन एरियाज में वर्क करती है। तो गाइस आई होप कि आपको चैप्टर का एक्सप्लेनेशन समझ आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड कोई भी डाउट है तो कमेंट कर देना, मैं देख लूंगा। ठीक है, सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वन। टिल देन गुड बाय।